जरा सोचिए, अगर एक थर्मोमीटर हो लेकिन किसी ने उस पर से 100 डिग्री के बाद के सारे नंबर ही खुरच कर मिटा दिए हों, तो क्या होगा? हम्म तो शरीर चाहे जितना भी तप रहा हो, मशीन तो बस 100 ही दिखाएगी ना। बिल्कुल, क्योंकि जो चीज पैमाने पर है ही नहीं, मशीन उसे दर्ज ही नहीं कर सकती। सही कहा। और असल में राजसत्ता और व्यवस्थाओं की फितरत भी कुछ कुछ ऐसी ही होती है। मतलब अगर सरकारी फाइलों में किसी चीज को मापा ही नहीं गया, तो मान लिया जाता है कि उसका समाज में कोई अस्तित्व ही नहीं है। एकदम। और ये एक बेहद सुकून देने वाला, लेकिन नीतियां बनाने के लिहाज से बहुत ही खतरनाक भ्रम है। और इसी दिलचस्प विरोधाभास के साथ आज की इस गहन चर्चा की शुरुआत होती है। आज हमारे सामने 31 मार्च 2026 की कुछ बेहद महत्वपूर्ण रिपोर्ट्स और लेखों का एक बहुत ही शानदार स्टैक है। हाँ, और आज का जो हमारा मिशन है वो ये समझना है कि कैसे राज्य और सरकारें इस तेजी से बदलते समाज और आंतरिक सुरक्षा के साथ तालमेल बिठाने की कोशिश कर रही हैं। बिल्कुल। और वैश्विक कूटनीति भी, मतलब आइए इसे समझने की कोशिश करते हैं कि सत्ता समाज को कैसे देखती है। तो शुरुआत उसी थर्मोमीटर वाले विषय से करते हैं। मेरा मतलब है जनगणना से। 2021 की जनगणना जो इतने समय से लंबित थी, वो अब फाइनली 2026 में जमीन पर उतर रही है। और स्रोत बताते हैं कि ये पिछली किसी भी जनगणना जैसी नहीं है। हाँ, क्योंकि ये पूरी तरह से डिजिटल है ना? कागज पेन वाला सिस्टम खत्म। एकदम खत्म। इसे 2 चरणों में किया जा रहा है, और वो भी सीधे मोबाइल ऐप और वेब पोर्टल के जरिए। अरे वाह! तो मतलब सुदूर गांव का डेटा भी सीधे सर्वर पे जाएगा। रियल टाइम ट्रैकिंग। हाँ, प्रशासनिक रूप से ये बहुत आधुनिक है, और एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक बदलाव भी है इसमें। वो जातियों वाले डेटा की बात करिए ना? हाँ, बिल्कुल। 1931 के बाद पहली बार जातियों का इतना विस्तृत विवरण डिजिटल रूप से एकत्रित किया जा रहा है। तो राज्य जातियों को तो एकदम सटीक मापना जाता है, लेकिन यहाँ स्रोतों में एक बहुत बड़ा विरोधाभास भी है। हाँ, आधुनिक रिश्तों के मामले में यहाँ पे वो थर्मोमीटर वाली बात फिट बैठती है। मतलब ये कि एक तरफ तो जातियों का बारीक डेटाबेस बन रहा है, पर दूसरी तरफ जब 2027 में इसके फाइनल आंकड़े आएंगे, तो जो लिव इन कपल्स हैं उन्हें विवाहित दर्ज किया जाएगा। बिल्कुल। अगर वो एक स्थिर संघ या स्टेबल यूनियन में है, तो उन्हें मैरिड ही माना जाएगा। ये तो ऐसा हुआ ना कि हमारे पास लाल रंग का डब्बा नहीं है, इसलिए लाल को हरा लिख दो। हाँ, मतलब आधिकारिक तौर पर लिव इन रिलेशनशिप वालों का आंकड़ा 0 होगा। जबकि जमीनी हकीकत तो एकदम अलग है। अगर हम यूके के आंकड़े देखें, तो वहाँ 24% लोग कोहैबिटिंग कर रहे हैं। और अमेरिका में तो 18 से 24 साल के युवाओं में ये शादी से भी ज्यादा लोकप्रिय हो चुका है। और भारत में भी ये चलन बहुत तेजी से बढ़ रहा है, महंगे विवाह, समान साझेदारी की चाह, इन सब वजहों से। सही बात है। आज की पीढ़ी कानूनी अनुबंध से ज्यादा अपनी आजादी को चुन रही है। पर एक सवाल है, अगर सुप्रीम कोर्ट भी इसे जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार में मानता है, तो सरकार इसे फॉर्म से क्यों गायब कर रही है? देखिए, नीतियां हमेशा उन चीजों से कतराती हैं जो पारंपरिक ढांचे को चुनौती देती हैं। तो लिव इन को भारतीय संस्कृति के बॉक्स में फिट नहीं माना जा रहा। बिल्कुल। पर संस्कृति तो रुकती नहीं ना। अब जब ये डेटा ही नहीं होगा, तो कल को संपत्ति या स्वास्थ्य से जुड़े कानूनी विवाद आएंगे, तो राज्य क्या करेगा? उनके पास कोई ठोस डेटा आधारित नीतियां ही नहीं होंगी। ये तो बड़ी अजीब स्थिति है। जब राज्य के पास आपके लिए कोई बॉक्स नहीं होता, तो आपकी पहचान कैसे गायब कर दी जाती है? हाँ, और ये समस्या सिर्फ आधुनिक रिश्तों तक ही सीमित नहीं है। अगर हम आज के स्रोतों के अगले हिस्से पर जाएं, तो कुछ समुदायों के लिए ये पहचान का संकट और भी गहरा है। वो जो हाशिए पर खड़े समुदाय हैं, डॉक्टर स्मिता का वो लेख है ना? में बांटता है। पर डॉक्टर स्मिता बताती हैं कि ये श्रेणियां असल में औपनिवेशिक काल की देन है। मतलब अंग्रेजों के समय की। हाँ, उन्होंने अपनी सहूलियत के लिए ये खांचे बनाए थे। हाँ, और आज भी प्रशासन उसी लाइन पर चल रहा है। इससे एक लिमिनल आइडेंटिटी या बीच के समूह का संकट पैदा हो गया है। जैसे बिहार और यूपी के मुसहर समुदाय का उदाहरण दिया गया है स्रोत में। बिल्कुल। सरकारी फाइलों में उन्हें दलित का पर्चा दे दिया गया है, लेकिन उनके रीति रिवाज और संस्कृति पूरी तरह जनजातीय है। कोल और खरवार समुदायों की भी यही कहानी है ना। मतलब वो सरकारी कागजों और असली जिंदगी के बीच में कहीं फंस गए हैं। न पूरी तरह इधर के न उधर के। और इसका सबसे मार्मिक उदाहरण वनटांगिया समुदाय का है। अरे हाँ, गोरखपुर और महाराजगंज के जंगलों वाले वनटांगिया। अंग्रेजों ने उन्हें साखू के पेड़ लगाने के लिए बसाया था। बात तक भी उनके पास वोट डालने का अधिकार नहीं था। मतलब ये तो हैरान करने वाली बात है। उनके गांवों का कोई कानूनी वजूद ही नहीं था। क्योंकि फाइलों में उनके लिए कोई बॉक्स ही नहीं था।
लेकिन फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रयासों से उन्हें राजस्व ग्राम यानी रेवेन्यू विलेज का दर्जा मिला। पर क्या सिर्फ कागज पर राजस्व ग्राम लिख देने से सच में जमीनी हालात इतने बदल जाते हैं? मैं ये सोच रहा था। बहुत बड़ा बदलाव आता है। देखिए, राज्य काम ही ऐसे करता है। जब तक आप राजस्व ग्राम नहीं है, वहां कोई सरकारी स्कूल या पक्की सड़क बन ही नहीं सकती। अच्छा, टेंडर ही पास नहीं होगा। बिल्कुल। हाँ। तो जैसे ही वो डब्बा मिला, पहचान मिली, तो उन्हें मतदान का अधिकार, पेंशन, आवास सब कुछ मिल गया। ये लोकतांत्रिक सम्मान की बात है। तो जब राज्य पहचान देता है तो इतना सशक्त कर सकता है, लेकिन जब यही राज्य हमारी आस्था और निजी जिंदगी में घुसता है तो कहानी एकदम पलट जाती है। अपन नए कानूनों की बात करें ना, आस्था और पारिवारिक कर्तव्यों वाले। हाँ, आज के स्ट्राइक में महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के जो धर्मांतरण विरोधी ड्राफ्ट कानून हैं, मैंने जब वो पढ़े तो लगा जैसे किसी पुराने जमाने का मैनुअल पढ़ रहा हूँ। वो काफी सख्त है। मतलब अगर आपको अपना धर्म बदलना है तो 60 दिन पहले नोटिस देना होगा। 60 दिन पहले, और फिर 25 दिन में रजिस्ट्रेशन। और बात यहीं खत्म नहीं होती। वो अधिकारी उस नोटिस को ग्राम पंचायत में लगाएगा और 30 दिन तक आपत्तियां मांगेगा। हाँ, और कोई भी आपत्ति आई तो पुलिस जांच करेगी। सबसे बड़ी बात है ये साबित करने का भार कि कोई जबरदस्ती नहीं हुई उसी इंसान पर होगा जो धर्म बदल रहा है। छत्तीसगढ़ वाले ड्राफ्ट में तो धार्मिक सभाओं को भी संदेह के घेरे में रखा गया है। ये तो सीधे सीधे आस्था की पुलिसिंग है। एकदम, आलोचक भी यही कह रहे हैं। मतलब इंसान राजनीतिक पार्टी बदल ले, अपना देश बदल ले, सब आसान है, पर आस्था बदलने के लिए 60 दिन का सरकारी नोटिस। ये एक सत्तावादी दृष्टिकोण दिखाता है जो मानता है कि नागरिक नासमझ है और उन्हें अपने आध्यात्मिक फैसलों के लिए भी सरकार की मंजूरी चाहिए। और इसी सिक्के का दूसरा पहलू भी है। तेलंगाना का वो नया विधेयक एम्प्लॉय अकाउंटेबिलिटी एंड पेरेंट सपोर्ट मॉनिटरिंग बिल 2026। हाँ, जहां राज्य पारिवारिक कर्तव्यों में दखल दे रहा है। अगर कोई कर्मचारी अपने बुजुर्ग माता पिता की देखभाल नहीं करता तो सीधे उसकी सैलरी से 15% या 10,000 रुपए काट लिए जाएंगे। सीधे माता पिता के खाते में जाएंगे वो पैसे। पर ऐसा क्यों किया गया? पहले भी तो कानून था ना। 2007 में एक केंद्रीय कानून आया था, पर वो जमीन पर बुरी तरह फेल हो गया। फेल क्यों हुआ? क्योंकि आप ही सोचिए, एक 80 साल का बुजुर्ग वकीलों के चक्कर काटेगा, अपने ही बच्चों पर केस करेगा, ये व्यवहारिक नहीं था। अच्छा, तो ये तेलंगाना वाला बिल उस विफलता का एक प्रैग्मैटिक, एक व्यवहारिक समाधान है। अदालती झंझट ही खत्म। बिल्कुल, लेकिन यहाँ भी राज्य एक सख्त प्रशासक बन गया है। मतलब ये तो बड़ा अजीब विरोधाभास है ना। एक तरफ राज्य तय करेगा कि आप किस भगवान को मान सकते हैं और दूसरी तरफ सैलरी काट कर परिवार चलाएगा। हाँ, आधुनिक राज्य ऐसा ही है। वो एक ही समय में कल्याणकारी भी है और बहुत सत्तावादी भी। सही बात है। खैर, जब राज्य के पास इतनी ताकत है तो आंतरिक सुरक्षा के मोर्चे पर तो ये ताकत और भी ज्यादा दिखनी चाहिए, है ना? बिल्कुल दिख रही है। 31 मार्च 2026 की डेडलाइन याद है आपको? जो गृह मंत्री अमित शाह ने तय की थी, नक्सलवाद को जड़ से खत्म करने के लिए। एकदम सही। और आज के जो ताज़ा आंकड़े हैं वो बताते हैं कि ये लक्ष्य लगभग हासिल हो गया है। ये एक ऐतिहासिक मील का पत्थर है। आंकड़े तो सच में हैरान करने वाले हैं। मतलब जो लाल आतंक भी 126 जिलों में फैला था, वो अब महज 11 जिलों तक सिमट गया है। हाँ, और वो भी मुख्य रूप से बस बस्तर के कुछ इलाकों में। कैडर्स अब मुश्किल से 100-150 बचे हैं। स्रोत में तो लिखा है कि 2900 सरेंडर हुए और 1900 गिरफ्तारियां, और पापा राव जैसे 25 लाख के इनामी कमांडर ने 17 साथियों के साथ सरेंडर कर दिया। टॉप लीडर्स का तो पूरा सफाया हो गया है। बसवराजू, मांधी, उइके सब। लेकिन ये हुआ कैसे? मतलब 4 दशकों से जो हिंसक विचारधारा चल रही थी, वो अचानक कैसे टूट गई? ये सिर्फ पेड़ काटने जैसा तो नहीं था। नहीं, ये जड़ से उखाड़ने जैसा था। और इसका सबसे बड़ा कारण सिर्फ हथियार नहीं थे, रणनीति में एक बहुत बड़ा बदलाव था। कैसा बदलाव? ऑक्टोपस और डबल बुल ऑपरेशंस की वजह से? वो ऑपरेशंस तो थे ही, लेकिन असली गेम चेंजर साबित हुई स्थानीय पुलिस। छत्तीसगढ़ के 70-80 हजार जवानों को इसमें लगाया गया। तो केंद्रीय बलों की जगह स्थानीय पुलिस को आगे करने से क्या बदला जमीन पर? बहुत कुछ। देखिए, बाहरी फोर्स जंगल में रास्ता भटक जाती थी। वो गोंडी भाषा नहीं समझते थे जो नक्सली बोलते थे। अच्छा, तो भाषा और भूगोल का फायदा मिला। बिल्कुल। स्थानीय पुलिस गोंडी बोलती थी, हर पगडंडी जानती थी, तो इंटेलिजेंस एकदम सटीक हो गया। ये ऐसा था जैसे आग से ऑक्सीजन ही खींच ली हो। लोकल सपोर्ट सिस्टम ही खत्म कर दिया। और विकास का क्या रोल रहा इसमें? बहुत बड़ा। 12,000 किलोमीटर सड़कें बनी,
6500 मोबाइल टावर लगे और 1800 बैंक शाखाएं खुली। मतलब खाली हुई जगह को तुरंत विकास से भर दिया। हाँ, ताकि वो दोबारा ना पनप सके। अब तो दंडकारण्य में जो भगवान राम का वनवास स्थल है, वहां पर्यटन विकसित करने की बात हो रही है। अरे वाह! और केंद्रीय बलों की चरणबद्ध वापसी भी होगी। ये तो बहुत बड़ी कामयाबी है। तो जब कोई देश अंदर से इतना मजबूत होता है, तो वैश्विक मंच पर भी वो ज्यादा मुखर होता है ना? बिल्कुल। लेकिन इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति यानी अमेरिका खुद बहुत बड़ी उथल-पुथल से गुजर रहा है। हाँ, वो नो किंग्स 3.0 आंदोलन। मैं पढ़ रहा था, 28 मार्च को 50 राज्यों में 1 करोड़ लोग सड़कों पर उतर आए। 3300 जगहों पर प्रदर्शन हुए। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये वो ग्रामीण वोटर हैं जो कभी ट्रंप के कट्टर समर्थक थे। मतलब अपना ही वोट बैंक खिलाफ हो गया। पर इतना गुस्सा क्यों है? ये सारा गुस्सा ऑपरेशन एपीसेंटर की वजह से है। ये ईरान के खिलाफ जो युद्ध चल रहा है, उसी का नाम है ना, ऑपरेशन एपीसेंटर। हाँ, इसके लिए कोई मंजूरी नहीं ली गई, बेतहाशा खर्च हो रहा है और अमेरिका में महंगाई आसमान छू रही है। लोग नाराज हैं कि विदेशी युद्धों में उनका पैसा क्यों फूका जा रहा है। तो ऐसे वैश्विक माहौल में भारत का क्या स्टैंड होना चाहिए? मतलब एक तरफ यथार्थवाद है और दूसरी तरफ नैतिकतावाद। पूर्व राजनयिक परन के वर्मा का लेख इसी पर बहुत अच्छी रोशनी डालता है। वो कहते हैं कि जब ईरान के सर्वोच्च नेता की हत्या हुई तो भारत चुप रहा। तो क्या भारत को बोलना चाहिए था? मतलब अमेरिका से हमारे इतने अच्छे व्यापारिक संबंध हैं, तो हम क्यों पंगा लें? क्योंकि कूटनीति सिर्फ लेन देन नहीं है ना। पवन के वर्मा कहते हैं कि अक्सर चुप्पी को सहमति मान लिया जाता है। अच्छा, तो विश्वसनीयता भी जरूरी है। बिल्कुल। अमेरिका से व्यापार ठीक है, लेकिन अगर वो हम पर दबाव डालें कि हम रूस से तेल ना खरीदें, तो ये हमारी संप्रभुता के खिलाफ है। सही बात है। और भारत इस वक्त ब्रिक्स का अध्यक्ष भी है, तो एक नैतिक आवाज उठाना हमारी जिम्मेदारी भी बनती है। हाँ, भारत को अपने रणनीतिक स्वायत्ता और नैतिक सिद्धांतों के बीच एक बहुत अच्छा संतुलन बनाना होगा। युद्ध खत्म कराने में हम बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। तो देखिए, आज की इस लंबी और दिलचस्प चर्चा में हमने कई अलग-अलग पहलुओं को छुआ है। बिल्कुल। चाहे वो डिजिटल जनगणना में हमारी पहचान को मापना हो या फिर वनटांगिया समुदाय का संघर्ष। हाँ, और आस्था और परिवार को लेकर जो राज्य के नए कानून हैं, और साथ ही बस्तर के जंगलों में नक्सलियों का खात्मा, और आखिर में हमने कूटनीति की भी बात की। इन सब में एक चीज कॉमन है, राज्य की भूमिका कैसे बदल रही है। एकदम सही। और इन सभी स्रोतों को देखकर एक बहुत ही गहरा सवाल उठता है। शुरुआत में हमने थर्मोमीटर की बात की थी ना, तो ये सोचने वाली बात है कि क्या तकनीक और इन सख्त कानूनों के जरिए राज्य हमारे जीवन को सच में ज्यादा सुरक्षित बना रहा है, या फिर हमारी हर व्यक्तिगत पहचान, हमारी आस्था और हमारे पारिवारिक रिश्ते, सब कुछ अब किसी न किसी सरकारी डेटाबेस के मोहताज हो गए हैं। ये तो है। क्या हम राज्य को आकार दे रहे हैं या राज्य हमें अपने सांचे में ढाल रहा है? इस पर जरूर विचार कीजिएगा। इस विस्तृत और दिलचस्प यात्रा में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भविष्य में भी हम ऐसी ही खोजबीन जारी रखेंगे।